हाय एवरीवन। मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग। बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन था। एस एंड ओपी का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने बहुत बेसिक बातें की थी। एस एंड ओपी होता क्या है, क्यों करते हैं एस एंड ओपी, बैलेंस कैसे मेंटेन करना है डिमांड और सप्लाई के बीच में, एग्जीक्यूटिव एसएनओपी क्या होता है, एसएनओपी के डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं मंथली एसएनओपी मीटिंग के लिए, राइट। उसका मंथली एसएनओपी मीटिंग का प्रोसेस क्या होता है। डोंट कॉल इट एज मीटिंग बट ए कंप्लीट एसएनओपी प्रोसेस। ओके, इनिशिएट कैसे करते हैं अगर आपकी कंपनी में अभी एसएनओपी प्रॉपर तरीके से इनिशिएट नहीं किया गया है तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। एसएनओपी का टाइम टेबल क्या होता है, डूज एंड डोंट्स क्या क्या है उसके, और एग्जीक्यूटिव एसएनओपी में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, राइट। तो ये एक जस्ट रिकैप के लिए मैंने बताया आपको, और आप चाहे तो मेरा पिछला वीडियो जो पार्ट 1 था आप देख सकते हैं, एक बेहतर रिकैप हो जाएगा आपके लिए। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं डाटा गैदरिंग में क्या होता है। ओके, तो डाटा गैदरिंग में एक बड़ा मतलब एक कंप्लेन कह लीजिए उसे, या एक नॉर्मल सिचुएशन मान लीजिए इस चीज को कि मैक्सिमम कंपनी में डाटा गैदरिंग के लिए आपकी डिपेंडेंसी जो होती है वो आईटी टीम पे बहुत ज्यादा होती है। आपको किसी भी डाटा के लिए आईटी टीम का हेल्प लेना पड़ सकता है। अगर आपके यहाँ ये सिचुएशन नहीं है, बहुत खुशी की बात है, बट नॉर्मली मैक्सिमम कंपनी में जिनसे आप बात कीजिए आपको यही बताएंगे कि हमें डाटा के लिए आईटी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बट नथिंग टू वरी अबाउट इट फॉर एज लॉन्ग एज आपको डाटा टाइम पे मिल रहा है, क्वालिटी डाटा मिल रहा है, राइट। अच्छा, अगर आईटी टीम से आपको डाटा मिल रही है तो वो वैलिडेशन कौन करेगा कि डाटा सही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइन मैनेजर की। तो जो उस डिपार्टमेंट का लाइन मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस डाटा को चेक करे और कंफर्म करे कि यस, ये जो हम डाटा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव एसएनओपी मीटिंग में, वो बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा, इसमें 3 प्राइमरी एलिमेंट होते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहला तो है कि आपको फाइल अपडेट करना पड़ेगा मंथ एंड का एक्चुअल डाटा के साथ। सपोज 30th को या 31st को मंथ एंड हो गया, मंथ की क्लोजिंग हो गई। अब आपको लेना पड़ेगा एक्चुअल सेल्स फॉर द मंथ, प्रोडक्शन उस मंथ में कितना हुआ वो लेनी पड़ेगी आपको, और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है इन्वेंट्री की वो लेनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसके अलावा कुछ और उसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, आप बेशक कीजिए, बट ये तीनों प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, बिना इसके आपका एसएनओपी मीटिंग नहीं हो सकता है, राइट। अच्छा, इसके आगे हम क्या करते हैं, तो फोरकास्टिंग बहुत जरूरी होती है। वो स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग भी हो सकती है, राइट, या एक जजमेंटल फोरकास्टिंग भी हो सकती है। बहुत लोगों को गट फीलिंग करने की आदत होती है, फोरकास्टिंग के लिए लोग गट फीलिंग यूज करते हैं, या आपकी कंपनी ने कुछ टेम्पलेट बनाया होगा फोरकास्ट वर्कशीट, तो वो आप उससे अपडेट कर लें। आगे हम कभी बात करेंगे कि फोरकास्टिंग करते कैसे, बिकॉज ये सप्लाई चेन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। ये सही तरीके से अगर आपने फोरकास्टिंग कर ली, डिमांड फोरकास्टिंग अगर आपने सही तरीके से कर ली, 60% ऑफ द जॉब इज डन। ओके, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इतना इतना जरूर है कि आपको फोरकास्टिंग के लिए डाटा और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी, राइट। और ये जो डाटा है वो टाइम पे जो अप्रोप्रिएट पीपल हैं, जो राइट पीपल हैं, उनको आप डिसमिनेट कर दीजिए, उन तक फॉरवर्ड कर दीजिए। अच्छा, ये सब जो काम है ना, ये मंथ एंड के 2-3 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। मतलब डाटा गैदरिंग का काम ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, आप क्विकली इसके ऊपर एक्शन लेना आपको। ओके, अब देखते हैं फोरकास्टिंग। तो यहां जो मैं फोरकास्टिंग के बारे में बात करूंगा, ये फोरकास्टिंग की टेक्निक के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, एक जस्ट एक छोटा सा एक टॉपिक कवर करूंगा फोरकास्टिंग के ऊपर, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें फोरकास्टिंग में कवर करने चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि फोरकास्टिंग में आपने कुछ इनपुट्स डालेंगे, राइट, उसको प्रोसेस करेंगे, उस डाटा को आप प्रोसेस करेंगे और एक आउटपुट निकलेगा। इनपुट्स क्या क्या होने चाहिए वो देखते हैं। करंट कस्टमर्स लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके करंट कस्टमर्स क्या क्या है। कस्टमर वाइज अगर आपके पास डिमांड डाटा है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास एग्रीगेट डिमांड डाटा होना चाहिए। न्यू कस्टमर्स कुछ आप लेने जा रहे हैं, बिकॉज न्यू कस्टमर्स अगर आप लेंगे तो आपके फोरकास्टिंग के ऊपर इसका असर पड़ेगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट का डिमांड ज्यादा हो उस कस्टमर के पास, कोई नए मार्केट में आप इंटर करेंगे
राइट। कंपटीशन के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए, आपका कंपटीशन क्या कर रहा है, कुछ प्रोमो लॉन्च हुआ है, कुछ प्राइस पॉलिसी उनकी चेंज हुई है, कुछ डिस्काउंट पॉलिसी चेंज हुई है उनकी, या कुछ नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है मार्केट में, उसके हिसाब से आपके डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, वो एस्टिमेशन बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है, मार्केट अभी रिसेशन में है या ऊपर जा रहा है, कैसा है लोगों की जो इनकम है, डिस्पेंसिबल इनकम है, वो बढ़ रही है घट रही है। ओके, सपोज अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, तो जब रियल एस्टेट में जब बिल्डिंग्स ज्यादा बनने लगते हैं, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो सीमेंट का जो रिक्वायरमेंट होगा बढ़ जाएगा, राइट। सैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, रॉड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, सरिया की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो उस बिल्डिंग में जो भी सामान लगने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट उसमें बढ़ जाएगी एकदम से। जैसे आपने चाइना का केस सुना होगा कुछ दिन पहले, चाइना में अभी बहुत सारे मकान बन बन के पड़े हुए हैं, उनके पास कोई डिमांड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ये जितने भी कंपोनेंट्स मैंने अभी बात किए, सीमेंट, चूना, छड़, गिट्टी, जो भी है, छर्रा वगैरह जो भी, ये सबका डिमांड कम हो जाएगा। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया। सेम थ्योरी, सेम लॉजिक अप्लाई होता है किसी भी इंडस्ट्री में। ओके, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, या आप कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में। ओके, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपकी कुछ चेंज हुई है, आपने कुछ प्राइस कम किया, बढ़ाया है, या प्राइस आप सपोज आपने प्राइस कम कर दिया कि हमें मार्केट में पेनिट्रेट करना है, मार्केट को फ्लड कर देना है प्रोडक्ट से, उस समय क्या होगा, आपको प्रोडक्शन ज्यादा लेना पड़ेगा, राइट। कुछ प्रमोशंस आपने दिए हो, 1+1, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, सम काइंड ऑफ प्रमोशन स्कीम, राइट। तो उसमें आपका डिमांड जो है मार्केट में, जो प्लेसमेंट करने की जो क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाएगी। ओके, कुछ वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की, तो ऐसा नहीं कि आप इसे सिर्फ प्रोडक्ट से ही लिंक करें, सर्विस के लिए भी, सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी S&OP उतना ही इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं प्रमोशंस की बात कर रहा हूँ, या वन टाइम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें अप्लाई होती है सर्विस इंडस्ट्री में। अब समर सीजन में कूलर, एसी, फैन, इनका डिमांड बढ़ जाएगा, राइट। इनकी सर्विस की भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो कस्टमर वेट नहीं कर सकता है, तो आपको उसके लिए मैकेनिक्स की भी प्रॉपर अरेंजमेंट रखनी पड़ेगी आपको, राइट। तो सर्विस इंडस्ट्री में भी ये चीज उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए, रेस्टोरेंट में अगर आपको दोपहर में पता है कि लंच के बाद ज्यादा कस्टमर्स आने वाले हैं, अगर आपके पास उतने नंबर ऑफ वेटर्स नहीं है, उतने नंबर ऑफ स्टाफ्स नहीं है, तो आप सर्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी कि किस टाइम पे हमारे सर्विस की डिमांड बढ़ने वाली है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, घटने वाली है। ओके, तो मैं जब भी प्रोडक्ट बोलूं तो आप उसे प्रोडक्ट और सर्विस दोनों समझकर चलिए, राइट। मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है सेल्स प्रमोट करने का, नया मार्केट में पेनिट्रेट करने का, कुछ नया एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री करनी है हमें, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स चेंज किया हमने, कुछ पैकेजिंग चेंज किया, राइट। कुछ B2B में कुछ सप्लाई करने का प्लान किया हमने ज्यादा, कुछ नए कस्टमर्स हमें मिले। ये सब मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स के ऊपर हमारा फोरकास्टिंग जो होता है वो डिपेंड करता है। इंट्रा कंपनी डिमांड जो मैं B2B की बात कर रहा हूँ, राइट। तो विद इन द कंपनी भी डिफरेंट डिविजन्स में आपके प्रोडक्ट का डिमांड एक दूसरे के पास जा सकता है, दूसरे कंपनी के भी आप कस्टमर हो सकते हैं या सप्लायर हो सकते हैं, राइट। एक्सपोर्ट मार्केट में आपका क्या डिमांड घट रहा है, बढ़ रहा है, इन सब चीजों का इनपुट लेकर आप फोरकास्ट तैयार करते हैं। जब आप उसे प्रोसेस करते हैं तो एक आउटपुट आता है, राइट। वो आउटपुट क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक फोरकास्ट नंबर होता है। बट वो कैसा होना चाहिए, फोरकास्ट होनी कैसी चाहिए? फोरकास्ट के लिए 4 क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बोलते हैं 4 R's। रीजन, मतलब प्रॉपर रीजनिंग के साथ आप बना रहे हो, हर एक नंबर के पीछे एक लॉजिक होनी चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए डिमांड फोरकास्ट, मतलब बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए उसमें, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखनी है आपको, राइट। फ्रीक्वेंटली रिव्यू करनी है। बहुत बार क्या होता है कि हमने एक फोरकास्ट दे दिया, चलो बार लकीर के फकीर बन गए हम, ऐसा नहीं होना है। मार्केट बहुत डायनेमिक होता है, तो आपको फोरकास्ट भी फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना पड़ेगा, राइट। और ऐसा होना चाहिए कि आपका फोरकास्ट टोटल डिमांड को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपने सुना होगा फोरकास्ट एक्यूरेसी, फोरकास्ट एक्यूरेसी, ये एक
बहुत जरूरी एलिमेंट है कि फोरकास्ट एक्यूरेट हो, बट इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस ना करें। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आप फोकस करें प्रोसेस पे, एक्यूरेसी पे नहीं। अगर आपने प्रोसेस पे फोकस किया है तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिमांड प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। तो पहले हमने देखा डाटा गैदरिंग क्या करना है, डाटा गैदरिंग वाले जॉब में हमें क्या करना है। अब देखते हैं कि डिमांड प्लानिंग में हमें क्या करनी है, राइट। तो डिमांड प्लानिंग में पहले हमें देखना है कि फोरकास्ट कितना आया, और फोरकास्ट वैरिएंस रिव्यू करते हैं हम। वैरिएंस किसके अगेंस्ट में? दो चीजें हो सकती है, या तो आपका कोई पुराना फोरकास्ट आपने दिया होगा उसको आप चेंज कर रहे हैं, तो ओल्ड वर्सेस न्यू, या बजट के अगेंस्ट में आपका फोरकास्ट से वैरिएंस कितना आ रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बजट को अचीव करे, सरपास करे उसे, राइट। तो फोरकास्ट जब आप दे रहे हैं तो ये बहुत जरूरी होता है देखना कि जो पुराना हमने फोरकास्ट दिया था उसमें कोई चेंज है। बिकॉज आपको याद है लास्ट स्लाइड जब मैं डिस्प्ले किया था तो हमने बोला था कि पेरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए, फ्रीक्वेंट रिव्यू होना चाहिए फोरकास्ट का। तो फोरकास्ट वेरिएंस एनालिसिस बहुत जरूरी होती है, राइट। और उसको एग्रीगेट करते हैं हम। एग्रीगेशन कई लेवल पे आप समझ सकते हैं। सपोज अगर आपने एक 15-16 स्टेट्स का फोरकास्ट लेकर एक कंबाइन करके आप एग्रीगेट कर रहे हो, बिकॉज आपको जब प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होगी तो एक एग्रीगेट लेवल पे एक नंबर देना पड़ेगा आपको ऑपरेशंस टीम को, तो वो एग्रीगेशन बहुत जरूरी होता है फोरकास्ट का, राइट। अच्छा, फिर देखते हैं कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं या कुछ अपडेट करने हैं, वो देख लीजिए आप फोरकास्ट में। ये डिमांड प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है आपके एक्सेल टेम्पलेट्स में या आपके पुराने शीट्स में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वही लिस्टेड होते हैं। अगर कुछ आपको अपडेट करना है या कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, कुछ नए एसकेयू ऐड करने हैं, वो आप जरूर रिव्यू कर लीजिए, राइट। कुछ नए ऑर्डर आए हैं आपके पास, कुछ स्पेशल ऑर्डर हैं, कुछ बड़े ऑर्डर आए हैं, कुछ बल्क ऑर्डर आए हैं आपके पास, उसको आप जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए कुछ ऐसा ऑर्डर है क्या हमारे पास, राइट। फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ एजम्पशंस हो सकते हैं, वो सब आप जैसे पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है अभी सोसाइटी की, आपके कंट्री की, स्टेट की, राइट। फेस्टिवल कुछ है, कुछ स्पेशल सीजनल प्रोडक्ट्स है, आइसक्रीम, समर में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, राइट। अब आप केरला में जाके स्वेटर तो बेच नहीं सकते हैं, तो ये सब सीजन के ऊपर, रीजन के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, मार्केट सिचुएशन के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो भी एजम्पशंस होते हैं, उसमें फैक्टर कर लेना चाहिए, राइट। और फिर हम इसे जो भी फोरकास्ट का नंबर होता है इसको डॉलर में या रुपए में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप उस क्वांटिटी को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब आपको बजट दिया जाता है तो वैल्यू वहां बताया जाता है कि आपको ये बजट दिया जा रहा है, इतना आपको अचीव करना है। तो जब आप फोरकास्ट दे रहे हैं तो आप उस नंबर्स को, क्वांटिटी को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और फाइनली जो आपका जो फोरकास्ट होता है ये एग्जीक्यूटिव ऑथराइज होना चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव एसओपी मीटिंग में जब आप जाएंगे तो ये नंबर फाइनली ऑथराइज होने चाहिए, आपको अप्रूवल मिलना चाहिए इसका, राइट। तो ये है डिमांड प्लानिंग प्रोसेस। अब देखते हैं सप्लाई प्लानिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं। तो हम रिव्यू करते हैं कि जो हमारा प्लान था और एक्चुअल हमने जो परफॉर्म किया उसमें कितना गैप है, ओके। और अगर कुछ हमें वैलिडेट करना है हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे, कुछ सप्लाई प्लानिंग चेंज करनी है या कुछ क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, कुछ टाइमिंग एडजस्ट करना है, कुछ मैन पावर एडजस्टमेंट करना है, वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद हम वैलिडेट करते हैं सप्लाई प्लानिंग को, राइट। तो जो भी उसके हिसाब से ऑपरेशंस प्लान में एडजस्टमेंट करनी है, इन्वेंट्री के टारगेट को देखते हुए कितनी इन्वेंट्री हमें सप्लाई करनी है उसके हिसाब से हम ऑपरेशंस प्लान एडजस्ट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। फिर हम रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग रन करते हैं। व्हाट डज इट मीन कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट, देखिए आप कोई भी प्लांट चलाएंगे या कोई भी ऑपरेशंस प्लानिंग करेंगे उसमें आपको रिसोर्सेज लगेंगे, राइट। रॉ मटेरियल लगेगा, पैकिंग मटेरियल लगेगा, स्पेस लगेगा, मशीन लगेगा, मैन पावर लगेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लगेंगी। ये सब रिसोर्स जो होता है इसकी प्लानिंग एडवांस में करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से जो आपकी ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें ये सब रिसोर्सेज एडजस्ट करने पड़ते हैं, पहले से अरेंज करके रखने पड़ते हैं।
अगर हमारे रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, तो कोई अल्टरनेटिव सिनेरियो एक बनाएंगे कि भाई हम 15 डेज में नहीं सप्लाई कर सकते हैं, 20 डेज में सप्लाई कर सकते हैं। आपका मार्केट एक्सेप्ट करेगा क्या? इट्स फाइन। नहीं तो फिर आप सेल्स प्लान रिड्यूस कर दीजिए। या अगर आपको लगता है कि चलो मैन पावर हम इंक्रीज करके काम चला सकते हैं, या कोई फैसिलिटी हम हायर कर सकते हैं दूसरी कंपनी में या किसी टोलर के पास, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं सप्लाई प्लानिंग में। अब हम देखते हैं कि प्री मीटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला प्री मीटिंग का ऑब्जेक्टिव्स होता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो सबको हम रिसॉल्व करें। और जहां तक हो सकता है देखिए, जब आप डाटा रिव्यू करेंगे, फोरकास्ट रिव्यू करेंगे, ओके, तो ये सब कहाँ होता है? जाके प्री एक्शन ऑफ मीटिंग में होता है। डिमांड प्लानिंग का फिर से रिव्यू होता है, सप्लाई प्लानिंग की रिव्यू होती है, फिर जो भी गैप्स होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे कोई लड़ाई होने वाली है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि जो सप्लाई का जो कैपेसिटी है, सप्लाई की जो कैपेसिटी और डिमांड का जो नंबर है, वो दोनों मैच अगर नहीं करा, दोनों में कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे हम एडजस्ट करते हैं, राइट। और फिर एक प्लान अलाइन करते हैं जो कि कंपनी के गोल्स को मीट करता हो, डिमांड को पूरा करता हो, और हमारी सप्लाई कैपेसिटी भी उसको पूरा करने में कैपेबल है। ओके, तो ये सब करते हैं प्राइमरी जो प्री एसएमए मीटिंग होता है उसके अंदर। तो जहां तक हो सकता है हम डिमांड सप्लाई बैलेंस यहीं पे क्रिएट कर देते हैं, प्रोडक्ट फैमिली के ऊपर, सब फैमिली के ऊपर। अच्छा, प्रोडक्ट फैमिली क्या होती है और सब फैमिली क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सपोज आप मान लीजिए कि पेप्सी के 4 वेरिएंट हैं या 4 पैक साइज है, तो वो एक फैमिली हो गई। ओके, या आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आईफोन की बात करते हैं। आईफोन में अलग अलग फैमिली हो सकता है जैसे आईफोन एक फैमिली हो गया, आईपॉड एक दूसरी फैमिली हो गई, या उनका एक और कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो एक अलग फैमिली हो गई। तो जब हम एसएनओपी मीटिंग में बात करेंगे तो हम प्रोडक्ट फैमिली वाइज बात करेंगे, एक साथ कंबाइन करके नहीं, बिकॉज आपकी ऑपरेशंस कैपेबिलिटी मैच नहीं करेगी उसके हिसाब से। ओके, जहां भी पॉसिबल नहीं हो सप्लाई करना, या जहां भी हमारी सप्लाई कैपेसिटी कम हो, वहां पे हम ऑल्टरनेटिव सिनेरियो डेवलप करते हैं, और एग्जीक्यूटिव एसएनओपी मीटिंग के लिए हम एक एजेंडा सेट कर लेते हैं। ओके, कौन कौन लोग होते हैं जिनको प्री एसएनओपी मीटिंग अटेंड करना जरूरी होता है? तो जो भी डिमांड प्लानिंग से हो, जो भी सप्लाई प्लानिंग से लोग हो, फाइनेंस के लोग हो, न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करने वाले हो, एसएनओपी का जो प्रोसेस ऑनर है, इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि प्री एसएनओपी मीटिंग को अटेंड करें। ओके, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्री एसएनओपी मीटिंग के, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये मंथ में एक बार होती है, जो प्री एसएनओपी मीटिंग होती है, ये मंथली वंस होती है। ओके, और इसका ड्यूरेशन आप दिमाग में रख लीजिए कि इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है, पूरे दिन की मीटिंग, मतलब डे लॉन्ग मीटिंग नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स हाफ डे में इसको खत्म कर लीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, हाफ डे इज मोर देन इनफ। माइंडसेट बहुत जरूरी होता है, जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स है उनका माइंडसेट ये होना चाहिए, व्हाट इफ आई ओन दिस बिजनेस, मतलब ब्लेम गेम खत्म। ये नहीं कि भाई आपकी सप्लाई कैपेसिटी नहीं है तो मैं सेल कैसे करूं, आप सेल नहीं कर पा रहे, मैं इतनी सप्लाई कर दे रहा हूं, नहीं। कंपनी आपकी है, आपको इसका ओनरशिप लेना पड़ेगा, आपको अपनी जॉब की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और आपको एज ए बिजनेस, एज ए कंपनी, एज ए होल आपको एक माइंडसेट लेके बैठना पड़ेगा। ओके, बेसिक आइडिया क्या है कि प्री एसएनओपी मीटिंग जो है वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन नहीं है ये। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स नॉट अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इट्स अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, ये बहुत जरूरी होती है। ओके, डिमांड प्लानिंग जो आती है उसमें चैलेंज करें। चैलेंज करने का मतलब ये नहीं कि हमें फाइट करना है, चैलेंज करने का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स हमारे पास आए हैं डिमांड प्लानर की तरफ से, ओके, वो हमें पता होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, आप उसे चैलेंज कीजिए, ये नंबर कैसे आया, नंबर सही है। अगर आप बोल रहे हैं कि चलो मुझे 150 kg चाहिए इस पर्टिकुलर एसकेयू का, why 150 SKU? Can we go for 200? Can we go for 250? और
डज मार्केट रियली रिक्वायर 150, शैल वी रिड्यूस द नंबर टू 100। तो ये सारे लॉजिक जो भी नंबर है डिमांड प्लानिंग की, ये सारे लॉजिक उसके पीछे उसे वैलिडेट करने के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पे आप चैलेंज करना है। अगर आप एसएनओपी मीटिंग में हो तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा एक एक नंबर, ताकि जो भी कुछ करेक्शन करना हो देन एंड देयर वहीं पे हम कर लें। ओके, अच्छा आप देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव एसएनओपी मीटिंग का एजेंडा क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे सारे फैमिली पे हम डिस्कस करते हैं, कंबाइन करके एक मैक्रो रिव्यू होता है। यहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट वाइज, अलग अलग फैमिली वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं। फैमिली वाइज इट्स ओके, डिस्कस कर सकते हैं आप, बट अलग अलग प्रोडक्ट लेवल पे, अलग अलग एसके लेवल पे कभी भी डिस्कस मत कीजिए। ओके, तो हाँ, फैमिली बाय फैमिली रिव्यू होता है, उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत होती है, बिकॉज आपकी कंपनी का फ्यूचर, आपके कंपनी का सेल, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कस्टमर सर्विस कैसी है। अगर कस्टमर आपके खुश नहीं है तो कंपनी को नुकसान होने का डर है। ओके, जब तक मोनोपोली है चलेगी, जैसे ही कस्टमर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कोई दूसरा ऑप्शन है उसके पास, वो निकल जाएगा। इन केस आपका कस्टमर सर्विस अगर ठीक नहीं है तो प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट रेट में कुछ चेंज हुए हैं, कुछ रेट्स अप डाउन हुए हैं, उसके बारे में हम एग्जीक्यूटिव एसएनओपी मीटिंग में बात करते हैं, उसका अप्रूवल लेना होता है। ओके, बिजनेस प्लान पे कलेक्टिव इंपैक्ट कितना पड़ रहा है। अगर हमने प्लान किया था कि चलो 20 करोड़ की बिजनेस करनी है और 18 करोड़ 19 करोड़ ही कर पा रहे हैं, तो ये गैप कहां से फिल करेंगे, इसका अप्रूवल है या नहीं है हमारे पास, ये चीजें डिस्कस करनी पड़ती है, राइट। और भी अगर इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो लगता हो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। और जो भी डिसीजंस एग्जीक्यूटिव एसएनओपी में लिया गया है, प्री एसएनओपी में लिया गया, उसका एक रिकैप होता है, उसका एक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि भाई ये डिसीजन हमने लिया है। और क्रिटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिक इन द सेंस, हमने जो भी आज मीटिंग में किया, was it possible to do this meeting or do this discussion in a better way? Can we think about doing it in something better way? तो ये जो क्रिटिक होता है ना, ये आपको आपके प्रोसेस को इंप्रूव करने में बड़ा हेल्प करता है। ओके, एग्जीक्यूटिव मीटिंग कभी भी 1.5 आवर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, क्या क्या डाटा का रिक्वायरमेंट होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो मास्टर डाटा में क्या क्या होगा, आपको पता है अगर आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। टारगेट कस्टमर सर्विस लेवल क्या होना चाहिए, अगर आप करेंटली 70% पे हैं, कैन वी थिंक ऑफ 75%, कैन वी थिंक ऑफ 80%, इज 80% गुड एनफ, व्हाई नॉट 90%। तो ये सब आपके लिए पहले केपीआई रेडी होना चाहिए, एक मास्टर डाटा आपके पास रेडी होनी चाहिए। इन्वेंट्री लेवल का टारगेट कितना है, कितने दिन की इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी है, इन्वेंट्री डेज क्या होना चाहिए, 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज, 20 डेज, डिपेंडिंग अपॉन योर इंडस्ट्री एंड द काइंड ऑफ कंपनी यू आर वर्किंग एट। ओके, जो भी हमने क्वांटिटी दिया है, चाहे वो डिमांड प्लान का हो, सप्लाई प्लान का हो, उसका आईएनआर में कन्वर्जन बहुत जरूरी होता है, ताकि हम पता चले कि बिजनेस की वैल्यू कितनी आने वाली है। ओके, आउटपुट कैपेसिटी कितनी है हमारे प्लांट की। अच्छा, आउटपुट कैपेसिटी मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा है, दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड लेवल पे, ओके, और एक होता है सर्ज लेवल पे। मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लेवल पे क्या है, नॉर्मली आप अगर सपोज कोई प्रोडक्ट है, आप उसके 200 यूनिट एक दिन में बना सकते हैं, बट सडनली डिमांड बहुत ज्यादा आ गया, आप उसको 220 कर सकते हैं, 240 कर सकते हैं। तो सर्ज लेवल पे आपकी कैपेसिटी कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी डेवलप करके राउंड द ईयर उसको आइडल नहीं रख सकते हैं। सपोज आपने 2 महीने के रिक्वायरमेंट के लिए आपने कैपेसिटी बढ़ा दी, बाकी के 10 महीने क्या करेंगे उस कैपेसिटी की। आपने मैन पावर भी हायर कर लिया 2 महीने के लिए, बाकी के 10 महीने क्या करेंगे आप उस मैन पावर का, आप तो उसको बिठाकर पैसे देंगे, या आपने जो मशीन में इन्वेस्टमेंट किया वो 10 महीने आप यूज नहीं कर रहे हैं। नॉट ए वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। तो आउटपुट कैपेसिटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लेवल पे और सर्च लेवल पे, दोनों पे आपको पता होनी चाहिए। बिल्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके जो भी रिसोर्सेज लगने वाले ऑपरेशन में, उसमें क्या क्या आइटम है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड डाटा नीडेड टू वैलिडेट द assumptions considered in resource requirement planning। आपकी जो भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, तो जो जो assumptions आपने लिया है उसको वैलिडेट करने के लिए कुछ डाटा है आपके पास, क्योंकि मीटिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए उन डाटा की जरूरत पड़ेगी।
तो ये बहुत जरूरत है। तो पहले हमने देखा कि मास्टर डाटा में हमें क्या क्या जरूरत है, कुछ हिस्टोरिकल डाटा की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं क्या है वो, कौन कौन से हिस्टोरिकल डाटा है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। एक्चुअल सेल्स, कितना सेल हुआ अब तक, YTD कितना हुआ, लास्ट मंथ में कितना हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, सप्लाई ऑर्डर कितने बुक हुए हैं, लॉस्ट ऑर्डर्स कितने हैं, कितने ऑर्डर्स हमने लूज कर दिए, मे बी बिकॉज ऑफ improper सप्लाई, ओके, डिलेड सप्लाई, नॉट हैविंग एनफ कैपेसिटी, कुछ भी हो सकता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल पे हमारी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, डिपो में इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, इन ट्रांजिट इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, प्लांट्स पे कितनी इन्वेंट्री है, क्योंकि जब आप प्लानिंग करेंगे तो ये सब नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे। एक्चुअल कस्टमर सर्विस लेवल क्या है, हमने अगर टारगेट दिया 80%, क्या हम 80% पे हैं, 80% क्रॉस कर पाए, नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे, उसे एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर कुछ होता है फ्यूचर डाटा। फ्यूचर डाटा मीन्स आगे का रिक्वायरमेंट, ओके। तो ये इसके लिए आपके पास फोरकास्ट नंबर जरूरी है। फोरकास्ट कौन सा, जिसको मैनेजमेंट ने ऑथोराइज किया फ्रॉम डिमांड प्लानिंग, ये बहुत जरूरी है, ओके। और ऑपरेशंस प्लान, ये 2 नंबर अगर आपने रख लिए तो ये आपके ऑपरेशंस का बेसिस बनेगा, क्योंकि आपको फोरकास्ट मीट करना है और आपका ऑपरेशंस प्लान फोरकास्ट नंबर के ऊपर तैयार किया जाता है, ओके। अच्छा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, किसकी किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो ये टीम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहले देखिए, एक होगा आपका एग्जीक्यूटिव चैंपियन या स्पॉन्सर होगा, एक डिजाइन टीम होती है, एक डिजाइन टीम लीडर होता है, एक स्प्रेडशीट डेवलपर होता है, राइट। तो एग्जीक्यूटिव चैंपियन या एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर कौन होता है, ये होना चाहिए इनवैरिएबली समवन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। कभी भी ये कोशिश करें कि ये टॉप मैनेजमेंट से ही ले, अदरवाइज आपका एसएनओपी ज्यादा चांस है फेल होने का। तो कभी भी एग्जीक्यूटिव चैंपियन जो है वो टॉप मैनेजमेंट से लेना चाहिए। डिजाइन टीम में कौन कौन से होते हैं, टीम लीडर और 5-6 मेंबर आपको और लगेंगे अलग अलग फंक्शंस के। बिकॉज ज्यादातर लोगों को, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बैठी हुई है बात कि S&OP is a kind of supply chain thing. No, it's not a supply chain thing. It's a business thing. तो इसमें आपको अलग अलग फंक्शन से लोगों को लेना पड़ेगा टीम में, ओके। डिजाइन टीम लीडर होता है, इसका काम क्या होता है, मीटिंग को चेयर करना, बेसिकली ही इज द चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूल मेंटेन करते हैं ये, प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो बताते हैं, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इनका जो है बेसिकली 50% ऑफ वर्किंग आवर्स इसमें चला जाता है, डिजाइन टीम लीडर जो होते हैं। इनके पास पीपल मैनेजमेंट स्किल, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है। लोगों को लेकर एज ए टीम लेकर कैसे चलना है, ये स्किल बहुत जरूरी होता है डिजाइन टीम लीडर के लिए। उसके एसएनओपी का उस आदमी को अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कोई आउटसाइडर नहीं होना चाहिए ये, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है। कभी कभी क्या होता है, लोग डिजाइन टीम लीडर आउटसाइड से भी हायर कर लेते हैं अगर उनके पास खुद की ऐसी कोई खुद का ऐसा कोई टीम मेंबर नहीं हो तो। बट मैं ऑलवेज प्रीफर करूंगा, ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि आप डिजाइन टीम लीडर हमेशा अपनी कंपनी में से लें, प्रिफरेबली नॉट फ्रॉम आईटी टीम, बिकॉज आईटी टीम से जो भी लोग आएंगे उनका फोकस आईटी पे रहेगा, बिजनेस पे ज्यादा नहीं रहेगा। सॉरी टू से लाइक दैट, बट इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी, बिकॉज उनका काम वही है, ओके, देयर नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। एक स्प्रेडशीट डेवलपर होगा, बिकॉज आपके जो भी डाटा होंगे उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, उसको एक साथ कंपाइल करना होगा, उसको चर्निंग करनी पड़ेगी डाटा की, उसका प्रोसेस करना पड़ेगा और एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको उसका आउटपुट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए आपके पास एक स्प्रेडशीट डेवलपर होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि कौन सा फॉर्मेट होता है जो हम यूज करते हैं एसएनओपी मीटिंग में। तो इस फॉर्मेट के ऊपर में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ओके। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज लिखी है, एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू में आपको देता हूं। इसमें 3 चीजें हम कवर करते हैं, सेल्स, ऑपरेशंस, इन्वेंट्री। ये 3 चीजें जो मैंने पहले आपको बताया कि हिस्टोरिकल डाटा अपने लिए बहुत जरूरी होती है, ये तो है ही। और अगर कुछ एजम्पशंस होता है वो हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ सप्लाई रिलेटेड एजम्पशंस है, कुछ डिमांड रिलेटेड एजम्पशंस है, वो हम इसमें कैप्चर करते हैं, वो उसमें हम इसको इनपुट में डाटा में डाल देते हैं, राइट। अच्छा, ये मैंने पहले भी बात किया था कि फैमिली, प्रोडक्ट फैमिली क्या होती है। तो प्रोडक्ट फैमिली आप एक एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट का कलेक्शन है जो रिलेटेड है एक दूसरे से, ओके, सेम ब्रांड में है बट एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने जैसे पहले कुछ एग्जांपल दिया था आपको, सपोज आईफोन की बात करूं मैं, आईफोन एक प्रोडक्ट फैमिली है, उसमें अलग अलग मॉडल होंगे,
iPhone 12, 12 Pro, 12 mini, 15 Max Pro डैश 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 वो सब होंगे, राइट। तो यहाँ पे एसएनओपी मीटिंग जब एग्जीक्यूटिव मीटिंग जब करते हैं तो हम हमेशा प्रोडक्ट फैमिली की बात करते हैं, ओके। फिर जो भी नंबर्स रहता है हम उसे कन्वर्ट करते हैं आईएनआर में, मतलब क्वांटिटी तो है, आईएनआर में भी हम कन्वर्ट करते हैं। क्या क्या डिस्कस करते हैं, अगर आप ये फॉर्मेट देखेंगे तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, समझ में आ जाएगी आपको। अदरवाइज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा एक 2-4 मिनट देकर इसको डिस्कस करूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है एमटीएस के लिए, मेक टू स्टॉक। तो मेक टू स्टॉक, मेक टू ऑर्डर, असेंबल टू ऑर्डर, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपको फिर कभी एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत बेसिक चीज है, आप नेट पे सर्च करेंगे, बुक में देखेंगे, आपको मिल जाएगी ये चीजें, ओके। तो बेसिकली ये, अगर मैं सपोज मैं अभी जून महीने की बात कर रहा हूँ, जून में हमें एग्जीक्यूटिव एसएनओपी करनी है, ओके। तो हिस्टोरिकल डाटा हम ले लेंगे अप्रैल और मई की, बाकी जो हम फोरकास्ट लेंगे वो मार्च तक की डाटा ले लेंगे। बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया था पीटीएफ और प्लानिंग होराइजन की बात की थी। तो कभी भी 1 ईयर 1.5 ईयर की बात करते हैं हम। इसको चाहे तो आप क्वार्टर वाइज नंबर कंपाइल कर लें, ओके। फर्स्ट 4 मंथ्स क्वार्टर 1, ये जो सेकंड 4 मंथ्स क्वार्टर 2, ऐसे करके, सॉरी सेकंड 3 मंथ्स, नॉट 4 मंथ्स, सॉरी सेकंड 3 मंथ्स क्वार्टर 2, फर्स्ट 3 मंथ्स क्वार्टर 1, ऐसा करके आप क्वार्टर वाइज भी नंबर ले सकते हैं अगर आपको क्वार्टरली रिव्यू में कुछ इससे हेल्प चाहिए तो। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट कॉल क्या है, लेटेस्ट एस्टिमेट क्या है, क्योंकि यहां से हम देखेंगे कि बिजनेस प्लान में और लेटेस्ट एस्टिमेट में गैप क्या आ रहा है, ओके। ये दोनों गैप हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। तो सपोज हमारा लेटेस्ट एस्टिमेट ये बोलता है कि हम जुलाई तक 50 करोड़ का बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस प्लान ये था कि नहीं भाई, हमें 60 करोड़ की बिजनेस करनी थी, तो 10 करोड़ का गैप आ रहा है। ये 10 करोड़ हम कहाँ पे मेकअप करेंगे, ये प्लानिंग में हेल्प मिलती है। जब आप इस तरह के फॉर्मेट में काम करेंगे, जब आप इस तरह का टेम्पलेट यूज करेंगे, तो आप ये सब चीजें बहुत इजिली कर सकते हैं, ओके। तो फिर अगले वीडियो में फिर बात करेंगे एसएनओपी से रिलेटेड कुछ और दूसरी चीजों की, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन सब चीज पर फोकस करेंगे, आई एम श्योर कि आपके कंपनी में जो एसएनओपी प्रोसेस है बहुत सही तरीके से चलेगा, बहुत बेहतर तरीके से आप काम कर सकेंगे और आपके बिजनेस को उससे बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।